नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यमुनानगर दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सैनी पहुंचे आदि बद्री नारायण मंदिर। मुख्यमंत्री ने मंदिर में टेका माथा। हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। नई परियोजनाओं के लाइसेंस पर लगी रोक। धोखाधड़ी नियमों के उल्लंघन को देखते हुए लिया फैसला। दूसरे हैंड ग्रेनेड ने बढ़ाई एसटीएफ की टेंशन। कुरुक्षेत्र से पकड़ा आरोपी बार बार बदल रहा बयान। रिमांड बढ़ाने की तैयारी में एसटीएफ। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पवित्र तीर्थस्थल आदि बद्री पहुंचे, जहां उन्होंने श्री आदि बद्री नारायण मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और संत महात्माओं से भी मुलाकात की और प्रदेश में शांति और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदि बद्री की पावन धरा धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इसके विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक विरासत को संजोने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि सरकार जन कल्याण की भावना के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आदि बद्री मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड और उनके निदेशकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग ने कंपनी को राज्य में किसी भी नई परियोजना के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई धोखाधड़ी, नियमों के उल्लंघन और भारी बकाया राशि के मामलों को देखते हुए की गई है। विभाग के अनुसार कंपनी के खिलाफ नई दिल्ली में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। इनमें 2020 की एक एफआईआर और 2024 में दर्ज 6 अलग अलग एफआईआर शामिल हैं। इससे कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कंपनी के खिलाफ कई आदेश जारी कर चुकी है। शाहबाद के मोटर यार्ड में स्कोडा कार से बरामद चीनी हैंड ग्रेनेड मामले में एसटीएफ की जांच लगातार उलझती जा रही है। 3 दिन बीतने के बाद भी जांच एजेंसियां दूसरे हैंड ग्रेनेड का कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी सूर्य प्रताप उर्फ नोनी राणा पूछताछ में लगातार गोलमोल जवाब देकर एसटीएफ को उलझा रहा है। आज शनिवार को नोनी राणा का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है और ऐसे में एसटीएफ उसे दोबारा अदालत में पेश कर रिमांड बढ़ाने की तैयारी में है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जब तक दूसरा हैंड ग्रेनेड और उसे ले जाने वाले व्यक्ति का पता नहीं चलता, तब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा संभव नहीं होगा। एसटीएफ की सबसे बड़ी चिंता दूसरा हैंड ग्रेनेड है और अधिकारियों का मानना है कि यदि वह किसी गलत हाथ में पहुंच गया तो वह बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से कई टीमें तकनीकी जांच और छापेमारी में जुटी हुई हैं। यमुनानगर में दिन दिहाड़े हुई दिल दहला देने वाली हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। फरकपुर में मंडेबर रोड पर स्थित गणपति प्रॉपर्टी एडवाइजर के ऑफिस में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर कलीराम की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमला इतना खौफनाक था कि ऑफिस के अंदर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इस खूनी वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान गांव हरनौल निवासी 55 से 60 वर्षीय कलीराम के रूप में हुई है, जो गणपति प्रॉपर्टी एडवाइजर के नाम से प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय कुछ युवक उसके ऑफिस में पहुंचे। शुरुआत में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ऑफिस कत्लगाह में बदल जाएगा और अचानक हमलावरों ने कलीराम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। कलीराम ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने खून के नमूने और अन्य अहम सबूत उठाए। कलीराम नाम का व्यक्ति है, इसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फरकपुर इलाके में इसका गणपति प्रॉपर्टी एडवाइजर के नाम से ऑफिस है। तो लगभग 5:30 के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे इस व्यक्ति की हत्या हो गई है। तो मौके पे हमारी सीआईए की टीम, एसएचओ, फोरेंसिक टीम सारे हैं, मैं खुद भी आया हूँ। तो
तो शार्प वेपन से इसको इंजरी कॉज करके इसकी हत्या की गई। तो अभी हम जो भी आसपास से साक्ष्य है, सीसीटीवी वो सब निकाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसमें जो भी अपराधी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो हम देखिए, वैसे तो इसके जो एब्डोमेन एरिया है उसमें भी इंजरीज है, फेस पे भी इंजरीज है, बाकी पोस्टमार्टम में ही डिटेल में आता है। नहीं, अभी तक नहीं। कुछ ये प्रॉपर्टी के कुछ डिस्प्यूट्स इनके, जैसे प्रॉपर्टी सेल परचेज का कुछ काम करता था जो अभी तक बताया, तो उसमें हो सकता है किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने पर विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी संस्था का सम्मान नहीं करती और अब कोर्ट उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं अभिषेक बनर्जी के चुनावी नतीजों में हेराफेरी के आरोपों पर विज ने लोकतंत्र में जनादेश स्वीकार करने की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों के दौरे और देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो आम आदमी पार्टी नाम की चीज है, ये देश की किसी भी संस्थाओं को मानते नहीं है। ना ये ईडी को मानते हैं, ना सीबीआई को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं और समय समय पर सबकी अवमानना करते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि कोर्ट इनको अच्छा सबक सिखाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो आज तक के जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबसे बेहतर हैं और वो समय समय पर सबके साथ जाकर मिलते रहते हैं और जो देश की जो हमारी समस्याएं होती हैं या बायलैटरल जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा 25% तेल जो है, तेल गैस, वो हॉर्मुज से होकर आता है। हॉर्मुज की अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, वहाँ से एक भी तेल का टैंकर नहीं निकल पा रहा है। तो उसका खमियाजा तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हिसार में काफिला रोकने और बंदूक तानने के मामले की जांच करने वाले डीएसपी कमलजीत का सोनीपत तबादला हो गया है। उसके सोनीपत में एसीपी लगाया गया है और वह हिसार में सीआईए प्रकरण की जांच कर चुके हैं और आरोपी पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट दे चुके हैं। इसके बाद से ही वे दुष्यंत चौटाला के निशाने पर आ गए थे। दुष्यंत ने आरोप लगाया था कि जांच ऐसे अधिकारियों को सौंपी गई है जो इस पूरे प्रकरण में शामिल था। दरअसल हिसार के जीजेयू मामले में जजपा नेताओं के घर रेड कर उनको गिरफ्तार करने की टीम में डीएसपी कमलजीत भी शामिल थे। दुष्यंत ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी में सादी वर्दी में डीएसपी भी नजर आए थे, इसलिए उनको यह जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। वहीं डीएसपी ने इस मामले में सीआईए स्टाफ को क्लीन चिट दी थी। बता दें कि डीएसपी कमलजीत दिसंबर 2025 में हिसार आए थे और करीब 1.5 साल तक हिसार में सेवाएं दी। करनाल के सेक्टर 9 में महिला की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या करने में सनसनी फैल गई। बिजली विभाग में काम करने वाली डिंपल अरोड़ा नाम की महिला खाना खाने के लिए स्कूटी से अपने घर पहुंची और उसी वक्त नकाबपोश बदमाश द्वारा महिला के घर के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कप्तान नरेंद्र विजरानिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है। घटनास्थल पर पहुंचे करनाल एसपी नरेंद्र विजरानिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक लेडी जिनको एडमिट किया गया है उनकी डेथ हुई है और वो उनकी डेथ सिर में गोली लगने से हुई है। तो जब घटना के स्थल की यहाँ आके जांच किया गया तो वो सेक्टर 9 के रहने वाले थे, उनका नाम डिंपल अरोड़ा था। तो जब यहाँ जांच करी गई और मौके से सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो पता चला किसी आदमी ने उनका पुलिस से मर्डर किया है। तो अभी सारी टीम यहाँ आई हुई है और हम घटनास्थल को प्रिजर्व रखते हुए इसकी जांच कर रहे हैं। सर ये गोली नहीं चली है जी, उनकी डेथ गोली से हुई है। घर के बाहर से गोली मारी है उनकी? हाँ बिल्कुल यहीं पे। कोई रंजिश या कोई दुश्मनी? देखिए अभी उनके बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या रंजिश सही हुई, क्यों है, कौन कर गया, सारी की सारी चीजें
जैसे ये वारदात का पूरा खुलासा किया जाए। नीट 2026 परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए ताकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। छात्रों ने जिला सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नीट 2026 परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्रों ने कहा कि पिछले वर्षों में भी कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सरकार ने इतना बट्टा बिठा चुका है ना जी। देखो जी, आप ये देखो कि नीट का पेपर लीक हुआ है, कोई आम बात नहीं है। 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है जी। माँ बाप अपनी जमीन ने गहने बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब आदमी अपना कर रहे हैं, ये फिर लीक कर देते हैं बड़े लोग। कितनी बार लीक हो चुका है? 89 बार 10 साल पेपर लीक हो चुका है, 48 बार एग्जाम हो चुका है। इन्होंने हर बार इंक्वायरी बिठा देते हैं कि भाई हम तो सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे। सीबीआई बिठाते हैं, पिछले बार बिठाई जिन्होंने, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सीबीआई का। कितने छात्र हैं जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं इस तरीके से लीक होने? 22 लाख पूरे देश में। उनके दिल पे क्या बीतती होगी? एक तो गोवा में आत्महत्या भी कर ली लड़के ने, 17 साल का लड़का था। अब NSU जो है वो क्या करने वाली है, इसमें क्या मांग करती है? NSU ये मांग करती है कि भाई इसमें जो पेपर लीक हुआ है, ये जो स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी सरकार विफल हो चुकी है इसमें। आप देखो बार बार पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। और सरकार के बड़े लोगों का इसमें हाथ है, वो बच जाते हैं। जिनको संरक्षण है वो बच जाते हैं। जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ा के 2-4 को भी चलो मुद्दा रफा दफा कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होगा। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे छात्र, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे बैठेंगे, हम जितना हमसे होगा हम करेंगे। हम छात्रों की बात है, हम भी सब छात्र हैं। देखो गरीब आदमी कैसे पढ़ाता है अपने बच्चे को, सोचता है भी कुछ बन जाए, सारा कुछ दांव लगा देता है जी आदमी अपने बच्चों के लिए। और ये लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पे आके पेपर खरीद लेते हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में हुए इस इजाफे का असर अब सीधे लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने जहां सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई, वहीं कुछ लोगों ने इस देश हित में लिया गया इसे जरूरी कदम बताया। ये कहाँ तक बढ़ेंगे? इतना रेट हो गया। अब पहले नहीं पाया जा रहा था तेल, अब फिर इतना रेट हो गया। अब क्या करेंगे हम, बताओ? ये तो घर में ही खड़ेंगे, तो साइकिल लेने पड़ेंगे अब हमको। बहुत असर पड़ेगा जी, गरीबी आ गई भाई तो जिसमें बहुत ठीक करते हैं भी अपना देख कर चलो भाई। आप रेट तो हम कहते रेट कम होएंगे, ये रेट बढ़ गया। और अब कैसे चलेगा हमारा घर का खर्च? वो रेट हो गया इतना। बाहर की कंट्री से जैसे नहीं तेल आ रहा और बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेट बढ़ेंगे ना। और सारा बुझे गवर्नमेंट पे पड़ता है, थोड़ा बहुत कितना गवर्नमेंट का सहन करेगी, थोड़ा बहुत पब्लिक को भी सहन करना चाहिए ना। अब तो मजबूरी है गवर्नमेंट की और हम सभी की। हम सभी को मिलजुल के जो पेट्रोल की सेविंग करनी चाहिए और कम से कम व्हीकल यूज़ करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो व्हीकल यूज़ करो, छोटा व्हीकल यूज़ करो। या 4 गाड़ियाँ जैसे घर में, वहाँ 2 गाड़ियाँ यूज़ करो, ठीक है। जहाँ तक हो सके पेट्रोल की बचत की जाए, जो सबसे अच्छा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।